में 198 सपनों का जिक्र हुआ है। ये ऐसे सपने हैं जिसमें 38 सपनों का जिक्र अगर पार्लियामेंट के भीतर हुआ है तो 42 सपनों का जिक्र लाल किले के प्राचीर से भी हुआ है। इन सपनों की कतार में सपनों की जमीन कितनी कंक्रीट से भरी होती है, वो कितनी नुकीली होती है, और अगर आप उस पर चल नहीं पाएंगे तो आपके पांव लहूलुहान हो जाएंगे। हर बजट में एलोकेशन किया जा रहा था और बजट के बाहर पैसा देना पड़ता था तो उसकी भी व्यवस्था का जिक्र हो रहा था, और इसका जिक्र बार बार हो रहा था कि हम इस रूप में इतना पैसा 1,77,770 करोड़ इतने खर्च होने चाहिए, तभी इन मकानों को बनाया जा सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है मकान को बनाना। टॉप 7 शहरों में आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं 5,60,000 घर ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, डिलेड प्रोजेक्ट है या स्टक यानी पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। पकड़ता है 2015-16 में PSUs घाटे में आते हैं 48, 2016-17 में 54, 2017-18 में 56, 2018-19 में 70 है। और अब जो CMI की रिपोर्ट आई है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश के भीतर में बीते 4 महीने में 12 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। कर रहे थे 3.5 लाख ऐसे हैं जिनको नौकरी चाहिए, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो विजन कोई नहीं है। तो सपनों की दुनिया कितनी जहरीली है या सपनों की उड़ान कितनी घातक है, ये योजनाओं की फेरिस्त से समझिए, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से भाषण देने का वक्त फिर आ चला है। कर रहे थे 3.5 लाख ऐसे हैं जिनको नौकरी चाहिए, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो विजन कोई नहीं है। तो सपनों की दुनिया कितनी जहरीली है या सपनों की उड़ान कितनी घातक है, ये योजनाओं की फेरिस्त से समझिए, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से भाषण देने का वक्त फिर आ चला है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो हम आपको सपनों की दुनिया में लिए चलते हैं, क्योंकि राजा जब सपने देखने लगे, राजा जब अपनी प्रजा को सपने दिखाने लगे, उन सपनों में उड़ान भरने के लिए दरबारियों की एक लंबी कतार हो और उन सपनों को जमीन पर उतारा जा सकता है ये कहने के लिए बाबुओं की एक लंबी फौज हो। ये सपने दिन में भी देखे जाते हो, इन सपनों का जिक्र रात में भी होता हो, इन सपनों का ऐलान संसद के भीतर भी होता हो और इन सपनों का जिक्र सड़क पर रैलियों में भी होता हो, और तो और इन सपनों का उद्घोष लाल किले के प्राचीर से भी किया जाता हो। यानी मई 2014 से लेकर मार्च 2020 तक में हर दूसरे दिन एक सपने का जिक्र हो, क्योंकि इस दौर में 198 सपनों का जिक्र हुआ है। ये ऐसे सपने हैं जिसमें 38 सपनों का जिक्र अगर पार्लियामेंट के भीतर हुआ है तो 42 सपनों का जिक्र लाल किले के प्राचीर से भी हुआ है। इन सपनों की कतार में आज खड़े हो जाइए, क्योंकि सपने सपने नहीं होते हैं। सपनों की जमीन कितनी कंक्रीट से भरी होती है, वो कितनी नुकीली होती है, और अगर आप उस पर चल नहीं पाएंगे तो आपके पांव लहूलुहान हो जाएंगे। लेकिन इन सपनों पर चलते हुए इस देश को कोई लहूलुहान कैसे कर सकता है? सपने बेचते बेचते देश को कोई खोखला और कंगाल कैसे कर सकता है? इन सपनों में आज सिर्फ एक सपने का जिक्र करेंगे। यह सपना बहुत बड़ा है। इस सपने का जिक्र 2015 में पहली बार किया गया था, 25 जून को, जब कहा गया था हमने सपना देखा है कि जब आजादी के 75 बरस हो तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब का भी अपना घर हो। और इस बात का जिक्र किया गया था कि 2022 में हर किसी के पास अपना घर होगा। इसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आज इस एक सपने को आप जी लीजिए और जरा समझ लीजिए ये देश काम कैसे करता है, ऐलान कैसे करता है, और उसको जमीन पर उतारने के तरीके क्या होते हैं, दस्तावेज कैसे तैयार किए जाते हैं, बाबू जमीन पर कैसे उतारता है, दरबारी कैसे वाह वाह कहते हैं और राजा मदमस्त हो जाता है। इन सपनों की फेरिस्त में 25 जून 2015 को इस बात का जिक्र किया गया कि 2022 तक 1,12,00,000 घर बन जाएंगे। और ये सारे जिक्र जो हम कर रहे हैं ये सरकार के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है, जो कि इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की गई। उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि बरस दर बरस कैसे कैसे इस देश के भीतर में घर बनते चले जाएंगे। 2015 में 7,26,000 घर बनेंगे, 2016 में लगभग 16
76,000 घर हो जाएंगे। 2017 में 41 लाख घर बन चुके होंगे। 2018 में 80 लाख से ज्यादा घर बन जाएंगे और 2019 जो पिछले बरस था तकरीबन 103 लाख यानी 1 करोड़ 3 लाख घर बन चुके होंगे और टारगेट है 1 करोड़ 12 लाख घर का। और सरकार की अब जो रिपोर्ट आई है इस बात का जिक्र किया गया है कि 32 लाख घर बन गए हैं। नियम से बनने चाहिए थे लगभग 1 करोड़ घर, लेकिन बने हैं 32 लाख घरों का जिक्र है। हमें लगा कि वाकई 32 लाख घरों को भी अगर मान लिया जाए कि ये बन गए हैं तो भी स्थिति इस देश के भीतर की होगी क्या। और इसके लिए जब एक एक पन्ने टटोलने शुरू किए और इस बात का जिक्र शुरू हुआ कि आखिर घर बनते कैसे हैं, किनके लिए घर बनाए जाते हैं, किन्हें कितनी छूट दी जाती है, उन घरों को खरीदने वाले लोग कौन होते हैं और क्या वाकई घर बन रहे हैं या सब कुछ हवा में है। इन बातों का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस घरों को बनाने के लिए जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया उस पर खर्च तकरीबन 6,13,000 करोड़ का था। इसका जिक्र 2015 में कर दिया गया था। हर बजट में एलोकेशन किया जा रहा था और बजट के बाहर पैसा देना पड़ता था तो उसकी भी व्यवस्था का जिक्र हो रहा था और इसका जिक्र बार बार हो रहा था कि हम इस रूप में इतना पैसा देंगे। जैसे पिछले बरस जो 64,000 करोड़ रुपए 64,000 करोड़ रुपए 2019 में जो दिए गए, बजट में जिक्र किया गया था 26,000 करोड़ का और उसके बाद कहा गया कि बाकी 38,000 करोड़ यानी 38,000 करोड़ जो है ये EBR यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के जरिए दिया जाएगा। हमें लगा वाकई इस देश के भीतर में सबको घर मिल जाए, इससे बेहतरीन सपना तो कोई नहीं देख सकता है। और जब जिक्र हुआ कि सरकार ने कहा कि 32 लाख घर बन चुके हैं और 32 लाख घर का मतलब है 29%, टोटल घरों का 29% ही बना है, तो पहला सवाल आपके जहन में यह आएगा क्या वाकई अगले 2 बरस के भीतर इस देश के भीतर में बाकी जो बचे हुए घर हैं जिसमें तकरीबन 80 लाख घर बन जाएंगे क्या? क्योंकि 32 लाख ही बने हैं अभी, तो 80 लाख बन जाएंगे क्या? 80 लाख घर बनाने के लिए पैसा है क्या सरकार के पास? हमें लगा जो स्थिति इस देश की अर्थव्यवस्था की RBI ने जिस तरीके से हाथ खड़ा कर दिया है, लेकिन उस दिशा में जाए इससे पहले क्या हुआ यह देख लिया जाए। और इसको जब देखना समझना शुरू किया तो आपको जानकर यह हैरत होगी कि 2015 ऐलान के दिन से लेकर 2020 तक जो पैसा सैंक्शन किया गया वह था 3,90,752 करोड़। एक लिहाज से यह रकम बहुत बुरी नहीं है क्योंकि जब पूरा प्रोजेक्ट ही अगर 6,13,000 करोड़ का है तो 3,90,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? वाकई कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसका अगला डॉक्यूमेंट बता रहा था कि रिलीज उतना नहीं किया गया, रिलीज किया गया 1,48,820 करोड़ रुपए, यानी लगभग जो बताया गया उसका लगभग 30% रिलीज किया गया। अब सवाल था कि अगर इतना रिलीज कर दिया गया तो कितने मकान बनेंगे, लेकिन रिलीज किया गया लेकिन यूटिलाइज कितना हुआ यह भी सरकार का ही डॉक्यूमेंट बतलाता है। कुल मिलाके बीते 5 बरस में जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, पैसों का यूटिलाइजेशन हुआ है सिर्फ 84,442 करोड़, यानी 84,442 करोड़, यानी कुल रकम का सिर्फ 14%। यानी एक प्रोजेक्ट तय किया गया, उसकी एक कीमत तय की गई। प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया कि 29% घर बना चुके हैं और प्रोजेक्ट की रकम में से बताया गया खर्चा सिर्फ 14% ही हुआ है। यह क्या खेल हो गया? वक्त बीतने के साथ तो पैसे की कीमत और ज्यादा कम होती चली जाती है, कीमतें और महंगी होती है। यहां तो खेल उल्टा है, जितना पैसा दिया जाना चाहिए उसका पैसे का जो यूटिलाइजेशन था वह भी कम था। तो 14% के खर्च में 29% घर कैसे बन सकते हैं, यह पहला हिसाब। लेकिन बाबुओं ने यह कमाल कर दिया, दरबारियों ने आंख मूंद ली, क्योंकि 32 लाख घर बन गए और सिर्फ 84,442 करोड़ में बने, जबकि उस पर खर्चा आता है 1,77,770 करोड़। इतने खर्च होने चाहिए तभी इन मकानों को बनाया जा सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है मकान को बनाना। पहला हिस्सा तो ये रहा आपके सामने। जो इम्पॉसिबल सी चीज थी वह, यानी झूठ क्या बोला जा रहा है, 32 लाख घर झूठ बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे होंगे, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन पैसा है वह तो सरकार का बही खाता है। उस बही खाते में इस बात का जिक्र है कि हमने इतना सैंक्शन किया, इतना रिलीज किया, इतना यूटिलाइज हुआ। यह पहला हिस्सा था।
दूसरा बड़ा हिस्सा क्या है इस देश के भीतर में जो सपने देखे जा रहे थे, उन सपनों में बहुत चीजों का जिक्र था। उसमें कहा गया था कि ये जब मकान बनने शुरू होंगे, सीमेंट कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी, फ्रेम और फर्नीचर की बनाने वाली कंपनी, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल्स, पेंट, प्लम्बिंग इक्विपमेंट, सभी जगहों पर बड़ी तेजी से प्रोडक्शन होने लगेगा, काम होने लगेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में जब इन इंडस्ट्रीज की हालत हमने देखी तो कमोवेश हर जगह जो काम हो रहा है सिर्फ 10 से 18% के बीच में काम हो रहा है, बाकी जगहों पर ताला लगा हुआ है। और यह काम उस तमाम इंडस्ट्रीज के लिए हो रहा है जो इंडस्ट्रीज इस मौजूदा वक्त में रियल एस्टेट को निजी तौर पर भी जुड़ी हुई है, दूसरे इंडस्ट्री को भी जो माल चाहिए उससे भी जुड़ी हुई है। यानी यहां भी चीजें ठप हो गई। इतना ही नहीं, इस बात का भी जिक्र किया गया कि हम कितना रोजगार पैदा कर देंगे। इसमें बकायदा हर बरस का जिक्र किया गया। 15-16 में 2015-16 में शुरुआत हुई उसकी, कहा गया हम लोग तकरीबन 11 लाख नौकरियां पैदा कर देंगे। 16-17 में लगभग 9 लाख पैदा कर देंगे। 17-18 में 23 लाख पैदा करेंगे। 18-19 में लगभग 17.5 लाख नौकरियां हो जाएंगी और 19-20 आते आते लगभग 60 लाख, यानी सब मिला दीजिएगा तो लगभग 1.25 करोड़ नौकरियां इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो जाती। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नौकरी तो दूर है, 20 लाख लोगों के पास भी नौकरी नहीं है जो कि इसको बना रहे हों। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तक का सपना देखा गया। डायरेक्ट तौर पर जिनको नौकरी होगी उनकी संख्या 38,85,000 होगी। जो इनडायरेक्ट वे में काम कर रहे होंगे उनको लगभग 80,15,000 इनडायरेक्ट वे में काम करेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन सपने देखे जा रहे थे। और सपनों का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सपनों का जिक्र करते हुए कहा गया 2022 तक इस देश में कोई गरीब बिना घर के ना रहे, हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, यह हमारा सपना भी है और यह संकल्प भी है। यह गजब का सपना था और गजब का संकल्प था जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था। और हमें लगता है इन शब्दों को दरबारियों ने लिखा होगा। दरबारियों ने लिखा, राजा ने कह दिया। हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दरबारियों ने या नौकरशाहों ने राजा को इस बात की जानकारी नहीं दी कि इस देश के भीतर में जो ओवरऑल रियल एस्टेट की स्थिति है वो बड़ी खराब हो चली है, जो ठप पड़ा हुआ है। और इतनी बड़ी तादाद में वहां पर घर खाली पड़े हुए हैं कि उनको लेने वाला कोई नहीं है। लगभग देश के टॉप 7 शहरों में आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं 5,60,000 घर ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, डिलेड प्रोजेक्ट है या स्टक यानी पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। और 30 शहरों में यानी देश के 30 शहर जो टॉप शहरों में लाए जाते हैं जहां पर रियल एस्टेट अपने को पैसे में कमाता है, वहां पर लगभग 12,76,000 घर खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ 7 शहरों में 4.5 लाख करोड़ रुपया अटका पड़ा है। ये पैसा आ नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है। ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति इस देश के भीतर में जो मकान बनाने की थी, उस मकान को बनाने में भी अलग अलग तरीके से चुना जाता है कि इन जगहों पर मकान बनाएंगे तो यहां बाइंग पावर ज्यादा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो मकान दिया नहीं जाएगा, सस्ते में दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसी जगह पर है जहां पर बेनिफिशियरी को हर मकान में तकरीबन 1 लाख तक का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में ये 50,000 तक का लाभ मिलता है। और इसी तरीके से होते होते जब आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड यहां पहुंचेंगे तो यहां पर एक मकान में जो कीमत में खरीदता उसको 10,000 रुपए का लाभ मिलता है। ये कैटेगराइजेशन है, ये एक असमानता का प्रतीक है सरकार की अपनी पॉलिसी के भीतर भी। प्रांतों को चुना गया, वहां परचेजिंग पावर देखा गया, उसी स्टाइल के मकान बनाए गए। अब बिहार के किसी व्यक्ति को अगर 1 लाख रुपए में एक मकान बनना है तो उसको 90,000 में वो मकान पड़ जाएगा। उससे क्या होगा? 10,000 सब्सिडी मिल जाएगी, उससे क्या होगा? महाराष्ट्र और गुजरात में अगर 5 लाख का मकान उसके हिस्से में आ रहा है तो 1 लाख रुपए की रियायत मिल जाएगी। ये स्थिति अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल, यहां पर 10 से 25,000 की सब्सिडी है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग सब्सिडी दी गई है। सवाल सिर्फ इतना था कि जो सपने देखे गए और जिन सपनों को दिखाया गया कि हर किसी को घर दे दिया जाएगा, अगर उसकी ऐसी स्थिति आ गई है तो इसका मतलब है कि हर प्रोजेक्ट में यह स्थिति होगी। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सैंक्शन भी किए गए घर हैं उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है, 20 लाख घर यहां पर बनाएंगे। राजस्थान में लगभग 2 लाख घर बनेंगे, बिहार में तकरीबन 3 लाख घर बनेंगे, महाराष्ट्र में लगभग 11.5 लाख घर बनेंगे, उत्तर प्रदेश में 15.5 लाख घर बनेंगे,
इसी तरीके से जो गरीब और रईस हैं, राज्य हैं, उनके भीतर भी एक असमानता की स्थिति, सरकार के सपने दिखाने के भीतर का भी सच यह है कि कौन अच्छा सपना देख पाएगा, कौन उस सपने के भीतर भी अपने आप को उड़न खटोले में नहीं बल्कि खटिया पर खड़ा पाएगा। यह एक स्थिति है। इन सपनों की फहरिस्त हमें लगता है इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग रोजगार से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जो नौकरी करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बारे में तो अभी नहीं कह सकते हैं। इन सपनों की फहरिस्त में हमको लगता है इन सपनों का जिक्र बार बार किया जाएगा, हम लोग करेंगे हर योजना के तहत, लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा खाली देख लीजिए, समझ लीजिए। इस देश के भीतर में जो भी सरकार के मातहत काम करने वाले संस्थान थे, उन सबों की स्थिति में गजब की रफ्तार आ गई घाटे में चलने की। इसको कौन ले आता है? यह सपना देखा गया था कि पीएसयूज लाभ में होंगे, पीएसयूज के जरिए कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, वेतन बढ़ेगा, सुविधाएं मिलेंगी, तमाम चीजों का जिक्र था। लेकिन कैसे चीजें होती चली गई, आखिरी रिपोर्ट जो आई है उसमें बताया गया है, जो 31 मार्च 2020 तक की है, उसमें बताया गया है कि लगभग 79 पीएसयूज जो है घाटे में चल रहे हैं। आप कहेंगे 79 पीएसयू घाटे में चल रहे हैं, तो ये तो पहले भी चलते थे। हमें लगता है कि आज इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए कि स्थिति इस देश के भीतर की क्या है। 2013-14 को ले लीजिए, फिर हम लोग 14-15-16 से जिक्र करेंगे। 2013-14 में इस देश के भीतर में जो पीएसयूज घाटे में चल रहे थे, उनकी संख्या थी 36। अब देखिए कैसे रफ्तार पकड़ता है। 2015-16 में पीएसयूज घाटे में आते हैं 48, 2016-17 में 54, 2017-18 में 56, 2018-19 में 70, 2019-20 में 79। इतने पीएसयूज घाटे में चल रहे हैं। जो पिछले साल का डाटा, जो आखिरी डाटा गवर्नमेंट ने घाटे का जारी किया, उसमें इस बात का जिक्र किया कि जो 70 पीएसयू घाटे में चल रहे हैं, उससे सरकार पर 31,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। इसीलिए उसके जहन में यह बात आती है कि वो बेच दे इसको। अब सवाल यह है कि किसको बेच दे? बीएसएनएल को बेच दे, एयर इंडिया को बेच दे, एमटीएनएल को बेच दे, बीसीसीएल को बेच दे, भेल को बेच दे, हिंदुस्तान फोटो मैन्युफैक्चरिंग को बेच दे, उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बेच दे, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन को बेच दे, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड को बेच दे, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को बेच दे, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को बेच दे। लेकिन बेच कितने को दे? जब इतनी लंबी फहरिस्त हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, तब इसका दूसरा सवाल है कि वजह क्या है इसकी। अब ये देखिए कि सरकार जो चला रही है, दरबारी जो उड़ान भर रहे हैं, नौकरशाह जो कह रहे हैं ठीक है, हम कागज पे सब ठीक उतार देंगे, उनका क्या कहना? उनका कहना है कि जो उत्पादन होता है इन जगहों पर बड़ा हाई कॉस्ट है उसका। हाई कॉस्ट क्यों है? पहला सवाल। दूसरा, सरप्लस मैन पावर है, तो जो नौकरी कर रहे हैं वो समझ जाए। गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि यहां पर सरप्लस यानी जितना मैन पावर होना चाहिए उससे ज्यादा मैन पावर है। लो प्रोडक्टिविटी है उसका, बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी में है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इसका। हैवी इंटरेस्ट बर्डन इन पर पड़ा हुआ है। नॉन रेम्युनरेटिव प्राइसेस हैं इसके। ये सारी चीज बताते हुए दो बातें निकल कर आती है कि कर्मचारियों की छटनी तुरंत कर दी जाए। इस बात का जिक्र आता है कि मशीनरी को तुरंत बदल दिया जाए। इस बात का जिक्र आता है कि जो प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है वो यूजलेस है, उससे बेहतर है कि बाहर से माल मंगा लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए पूरा माल, क्योंकि आपका अपना इनपुट बेहतरीन नहीं है। हमने इसमें भी एक टेस्ट केस लिया, और टेस्ट केस लिया इस देश की उस कंपनी का जो कि आज से नहीं, बीते 40 साल से इस देश में सबसे ज्यादा लाभ देती आई है। और एक लिहाज से ये इस देश में जैसे ही ये बनी थी, 1956 में ये कंपनी बनी थी, तब से कभी घाटे में नहीं, और लगातार हर सरकार को लाभ, नेहरू के जमाने से लेकर मोदी तक की सरकार को लाभ। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि इसका लाभ घटते चला जा रहा है? और इस कंपनी का नाम क्या है? ये देश की सबसे फायदेमंद कंपनी है। पिछले साल इस देश में जितना भी पीएसयू से सरकार को प्रॉफिट हुआ, अकेले इस कंपनी ने 15% प्रॉफिट दे दिया। फिर भी सोचिए, इसकी स्थिति भी नाजुक हो गई। इस कंपनी का नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी जी। अब इस ओएनजीसी के भीतर झांक कर इसलिए देखिए क्योंकि सारे टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट क्या आता है, पहले यह समझ लीजिए, और उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे। और इसमें हमको लगता है जिक्र बार बार इसका जिक्र होता है कि मनमोहन सिंह का भी जिक्र कर दीजिए। चलिए मनमोहन सिंह का भी करते हैं। 2009 में
इस कंपनी से सारे टैक्स वैक्स काट के पेमेंट करने के बाद इस कंपनी ने कमाए थे 161 बिलियन रुपया, यानी 16,100 करोड़। यह कमाई थी 2009 में। 2010 में कमाई हुई 16,700 करोड़, 2011 में कमाई हुई 18,900 करोड़, 2012 में कमाई हुई 25,100 करोड़, 2013 में कमाई हुई 20,000। यहां पे आके ये कम हुआ क्योंकि 25,000 करोड़ से कम कर ये 20,000 करोड़ पर आ गया। 2009 से लेकर 2014 तक कुल मिलाके ओएनजीसी से जो सरकार की कमाई थी वह सीधे शुद्ध प्रॉफिट 1,19,800 करोड़। 2009 से 2014 में स्थिति बदली, 1,19,800 करोड़ अगर तब प्रॉफिट हुआ था। इस बीच में 2014-15 के बाद से 2020 तक की स्थिति यह है कि वह प्रॉफिट कम होता है और 1,12,200 करोड़ होता है। तब जो रुपए की कीमत थी, अब जो रुपए की कीमत है, उस लिहाज से चलिएगा तो 30% आपको और माइनस करना पड़ जाएगा। अभी इसको माइनस मत कीजिए, जरा देखना शुरू कीजिए। 2015 में लाभ मिल रहा था 17,700 करोड़, 16 में घट गया, ये हो गया 16,600 करोड़। 2017 में ये फिर बढ़ता है, 17,900 करोड़ होता है। 18 में ये थोड़ा और बढ़ता है, 19,900 करोड़ होता है। और 2019 में, यानी पिछले साल, जिसका जिक्र भारत सरकार बार बार ओएनजीसी को लेकर करते, कमाल कर दिया। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट था 26,700 करोड़, इससे कम 2012 में ही था 25,100 करोड़। लेकिन झटके में 2019-20 का जो डाटा सामने आया उसने घाटे की स्थिति लाकर खड़ी कर दी और ओएनजीसी की स्थिति आ गई 13,400 करोड़ पर। 13,400 करोड़ सबसे कम है बीते 20 सालों में। इतना कम कभी प्रॉफिट हुआ नहीं। एक लिहाज से ये कई क्वार्टर में नेगेटिव में चली गई। अब सवाल है कि जिस ओएनजीसी के भीतर में 33,600 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वह भी तो कुछ सोचेंगे। और इस देश के पीएसयू में जो काम करने वाले तकरीबन 11,30,000 कर्मचारी हैं, उनको भी सोचना होगा। यानी सवाल उस सपने का नहीं है जो सपना लाल किले के प्राचीर से देखा जाता है या संसद के भीतर देखा जाता है कि हर किसी को घर होगा। इन लोगों के पास तो घर भी है, रेड कारपेट भी है, लेकिन इनकी नौकरियां सुरक्षित है ये कह पाने की स्थिति में कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी प्लानिंग जो है वह हवा हवाई है। उसकी जमीन जो बनाई जाती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की रिपोर्ट अगर आप देखिएगा तो आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि हर ब्यूरोक्रेट की रिपोर्ट जो होती है वो इससे पहले के साल को दूसरे साल में माइनस नहीं करती है, उसको उल्टे जोड़ देती है। जैसे 2015 में 7 लाख मकान बनने थे, 2016 में जिक्र कर दिया गया 16 लाख मकान बनेंगे, 2017 में जिक्र कर दिया गया 41 लाख बनेंगे, 2018 में जिक्र कर दिया गया 80 लाख बनेंगे, 2019 में जिक्र कर दिया गया 103 लाख यानी 1,03,00,000 मकान बनेंगे। अब अगर इन सबको जोड़ दीजिएगा तो यह स्थिति लगभग 2 करोड़ मकानों से ज्यादा की हो जाएगी। लेकिन टारगेट तो 1,12,00,000 का ही मकान का था। लेकिन देखे कौन, वही दरबारी, वही नौकरशाह राजा सपने में है। तो इसलिए बड़ी मुश्किल यह है कि आप किसी भी चीज को जब देख पा रहे हैं तो आखिरी सच हमको लगता है डराने वाला यह है कि इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में रोजगार खत्म हो रहा है, और अब जो सीएमआई की रिपोर्ट आई है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश के भीतर में बीते 4 महीने में 12 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। और तो और इस देश के भीतर में 12 लाख नौकरियां गई और 3.5 लाख युवा जो हैं, जो डिग्री लेकर बाहर निकले आए हायर एजुकेशन की, ग्रेजुएट हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, साइंटिस्ट होना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे थे, 3.5 लाख ऐसे हैं जिनको नौकरी चाहिए, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो विजन कोई नहीं है। तो सपनों की दुनिया कितनी जहरीली है या सपनों की उड़ान कितनी घातक है, ये योजनाओं की फेरिस्त से समझिए, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से भाषण देने का वक्त फिर आ चला है। और अब हमें लगता है कि आने वाले हर दिन में हम आपको एक सपना दिखाएं जो सपना देखा गया था, इस बात का सपना कि हम इस देश के भीतर को किस रूप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा देंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि मेरा देश बदल रहा है। ये बदलते हुए देश की एक अनूठी तस्वीर है। तो सपनों में खो जाइए या फिर सपनों की हकीकत को समझते हुए उस
कंक्रीट की ज़मीन पर चलना शुरू कर दीजिए। इससे आपके पाँव लहूलुहान नहीं होंगे। जो सपने दिखा रहा है उसको अपने पाँव को देखने के लिए मजबूर होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।